नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस कीवर्ड के बारे में। अब ये जो दिस है ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड का नाम है। अब दिस के जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारे मतलब होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई कांस्टेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट के लिए हम बहुत सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू पेयर डिफाइन कर सकते हैं। हमने नेम को डिफाइन किया एज श्रद्धा, हमने एज को डिफाइन किया 23। उसके अलावा हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश के मार्क्स लिख लेते हैं, मैथ के मार्क्स लिख लेते हैं और लेट्स सपोज फिजिक्स के मार्क्स लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई, उसके अंदर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट कर लिया जो हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो हम सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। जैसे हमें नेम प्रिंट करवाना है तो हमारे पास नेम प्रिंट होकर आ जाएगा। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज इन तीनों सब्जेक्ट के एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई मेथड डिफाइन किया है, तो हम कॉमा करके उस मेथड को लिख सकते हैं गेट एवरेज। और गेट एवरेज के अंदर हम चाहते हैं कि हम इस इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स के मार्क्स का एवरेज निकाल लें। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंग्लिश प्लस मैथ प्लस फिजिक्स डिवाइडेड बाय 3 एंड फिर हम console.log करके प्रिंट करवा लेते हैं अपने एवरेज मार्क्स। काफ़ी नॉर्मल सा दिख रहा है अभी हमें ये कोड। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम स्टूडेंट के लिए इस गेट एवरेज फंक्शन को कॉल करेंगे। गेट एवरेज फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करेंगे वैसे ही हमारे पास एक एरर आ जाएगा। एरर कह रहा है इंग्लिश इज नॉट डिफाइंड। मतलब यहाँ पर ये जो इंग्लिश है यानी पहला वेरिएबल ये जो यूज कर रहा है, हमारी ऑब्जेक्ट का ही जो वेरिएबल है वो इंग्लिश यहाँ पर अनडिफाइंड है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो भी फंक्शन होता है यानी जो भी मेथड होता है हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर, वो डायरेक्टली हमारे पैरामीटर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली कॉलिंग ऑब्जेक्ट के, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के हम पैरामीटर्स को यूज करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट। तो दिस कीवर्ड का यहाँ पर मतलब है हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे दिस और उस प्रॉपर्टी की की का नाम, दोबारा लिखेंगे दिस एंड उस प्रॉपर्टी की का नाम एंड दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट फिजिक्स। तभी हम जाकर इस इंग्लिश, इस मैथ और इस फिजिक्स के मार्क्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर हम करेंगे रिफ्रेश तो यहाँ पर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो अब हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर दिस का मतलब होता है बेसिकली कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रही है। इस फंक्शन को कौन सी ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है? इस फंक्शन को स्टूडेंट वाली जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है। अब दिस का ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो दिस कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटिंग द करंट पीस ऑफ कोड। मतलब जो ऑब्जेक्ट अभी वाला जो करंट पीस ऑफ कोड है, ये करंट पीस ऑफ कोड हमारे लिए हमारा मेथड था एवरेज कैलकुलेट करने वाला, जिसे हमारी ऑब्जेक्ट ने कॉल लगाई। तो अगर ऑब्जेक्ट ने कॉल लगाई तो मतलब अभी दिस का मतलब क्या है? अभी दिस का मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी किसी फंक्शन के अंदर हमें उसके पैरामीटर्स को यूज करना होता है तो वहां पर हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहां पर हम ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम दिस डॉट नेम, तो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा दिस डॉट नेम गॉट एवरेज मार्क्स इक्वल टू, एंड यहां पर हम अपने एवरेज को प्रिंट करवा देंगे। सेव एंड रिफ्रेश। अब यहां पर हमारे पास पूरी लाइन आ जाएगी, श्रद्धा गॉट एवरेज मार्क्स इक्वल टू, ये इसे डॉलर कर लेते हैं, सेव रिफ्रेश। तो श्रद्धा गॉट एवरेज मार्क्स इक्वल टू 95। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस दिस का क्या मतलब है? यहां पर इस दिस का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया, किस ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल किया है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल किया है। तो स्टूडेंट के नेम की हम बात कर रहे हैं। तो दिस का मतलब बेसिकली होता है कि ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो ऑब्जेक्ट इस चीज को एग्जीक्यूट कर रही है। जनरली जो दिस का यूज होता है वो इसी काम के लिए होता है, यानी अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाई है, उसके अंदर हम कोई मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड के अंदर हम उसी ऑब्जेक्ट की या किसी और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम दिस को यूज करते हैं। पर दिस का सिर्फ इतना काम नहीं होता, दिस के और भी डिफरेंट यूजेस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। एंड इनफैक्ट इस पूरे के पूरे गेट एवरेज फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या है उसे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे हम सिंपली console.log कर सकते हैं दिस को, तो जब गेट एवरेज को कॉल जाएगी तो हमारा दिस प्रिंट हो जाएगा। इसे करते हैं रिफ्रेश एंड गेट एवरेज। तो सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर दिस आकर प्रिंट हुआ है, ये app.js की लाइन नंबर 8 विच इज बेसिकली दिस लाइन।
क्या प्रिंट हुआ है दिस के अंदर? दिस के अंदर हमारी पूरी की पूरी स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई है, उसके सारे फंक्शन, सारी वैल्यूज प्रिंट हुई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस फंक्शन के अंदर दिस का मतलब है हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। पर अगर हम इसी सिमिलर फंक्शन को लेट्स सपोज बाहर की तरफ क्रिएट करते हैं, हमने गेट एवरेज नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, इसे फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने दिस की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया गेट एवरेज, जिसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, बस हमारे दिस की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, रिफ्रेश करते हैं और अपने गेट एवरेज फंक्शन को हम कॉल लगाएंगे। गेट एवरेज को जब हमने कॉल लगाया, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी विंडो नाम की चीज प्रिंट हुई। ये एक्चुअली हमारी विंडो ऑब्जेक्ट है। जब एक नॉर्मली हम app.js के अंदर या किसी और भी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट जनरल केसेस में वो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट होती है। अब ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या होती है, जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है, जब भी हम एक पूरी index.html फाइल बनाते हैं, उसे ब्राउजर के ऊपर खोलते हैं, तो ब्राउजर की जो विंडो है उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। तो ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सिंपली प्रिंट करवा कर भी देख सकते हैं। अगर हम कंसोल के अंदर टाइप करेंगे, विंडो एंटर करेंगे, तो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे हायर लेवल पर एक टैब के ऊपर, एक पेज के ऊपर जो सबसे हायर लेवल वाली ऑब्जेक्ट होती है वो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट होती है। और जितना भी हमारा सारा का सारा कोड होता है वो इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है। अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे विंडो ऑब्जेक्ट में अलर्ट प्रॉपर्टी है, ये अलर्ट फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं फंक्शन है। इस तरीके से हमारे पास क्लोज एक फंक्शन है विंडोज ऑब्जेक्ट का। विंडोज डॉट अलर्ट, हमने अभी तक क्या देखा है, अलर्ट को लिख कर देखा है। अलर्ट क्या करता है, हमारे लिए एक अलर्ट क्रिएट कर देता है। लेट्स सपोज हमने हेलो लिखा और हमने एक अलर्ट क्रिएट कर दिया, एंटर किया, हमारे पास अलर्ट आ गया हेलो। यही सेम जो अलर्ट है, ये फंक्शन एक्चुअली विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लिखें विंडो डॉट अलर्ट, इस तरीके से अगर हमने लिखा विंडो डॉट अलर्ट, तो भी ये चीज काम करेगी। हमारे पास अलर्ट आएगा हेलो, और वो कैसे आया, वो विंडो डॉट अलर्ट से आया। पर जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसको जनरली हम विंडो के फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए लिखते नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर हमने एक सिंपल फंक्शन को लिखा हुआ है तो उसका मतलब विंडो डॉट वो फंक्शन है जिसमें हमने विंडो को ओमिट कर दिया है। जैसे ये जो गेट एवरेज फंक्शन है, गेट एवरेज फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं विंडो डॉट गेट एवरेज, तो भी ये फंक्शन काम करेगा। मतलब ये फंक्शन कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। और क्योंकि हमने इसे विंडो डॉट समथिंग किया है, तो हमारे फंक्शन को कॉल करने के लिए कौन सी ऑब्जेक्ट यूज हुई है, हमारी विंडो ऑब्जेक्ट यूज हुई है। इसीलिए यहां पर इसने दिस के लिए विंडो को प्रिंट करवाया है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होती तब हमेशा हमारी विंडो ऑब्जेक्ट होती है और दिस के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो स्टोर्ड होती है। तो आई होप कि यहाँ से हमारे दिस कीवर्ड का जो पूरा लॉजिक है वो हमें क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है वही हमारा दिस है। क्योंकि यहाँ पर इस मेथड के अंदर ये वाली ऑब्जेक्ट को यूज करके हम इस मेथड को कॉल कर रहे थे, तो ये हमारा दिस हो रहा था। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसी चीज को यूज नहीं करते, पर बाय डिफॉल्ट हमेशा हम विंडो ऑब्जेक्ट को ही यूज करते हैं जो हमारी हायर लेवल की विंडो होती है। बस उसको लिखना हर बार जरूरी नहीं होता। तो इसीलिए इस फंक्शन के लिए हमारे जो दिस की वैल्यू थी दैट वाज आवर विंडो ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स का, जो होती है हमारी ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स। कई बार हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कई ऐसी हम लाइनें लिख देते हैं जिनके अंदर एरर आ जाता है या कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम console.log करवा रहे हैं किसी वेरिएबल a को, तो जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे हमारे पास एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा, आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या एरर आएगा। रिफ्रेश करेंगे, एरर आया है a इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल a है इसको हमने कभी क्रिएट ही नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। सिर्फ इस तरीके के नहीं, और भी कई सारे डिफरेंट तरीके के हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, हम चीज़ें लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिनके अंदर कई बार हमारे पास एरर्स एंड एक्सेप्शंस आ सकते हैं। अब हमें बहुत लंबा जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमें कई बार नहीं पता होता कि कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है। अब कई बार जब हम बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम लिखते हैं, स्पेशली जब हम APIs के साथ डील करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसे हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। जब हम APIs के साथ डील करते हैं तो APIs क्या करती हैं, हमें डेटा रिटर्न करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि API काम ही नहीं कर रही, बैकएंड से API खराब हो गई, और ऐसे केस में फिर हमारी वेबसाइट क्या होगी, हमारी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी अगर हम ढंग से एरर्स को हैंडल नहीं करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज हमारा कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। console.log यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाने का काम हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से फिर एक बार और हेलो प्रिंट करवाने का काम हो रहा है, फिर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर दोबारा से हेलो का काम हो रहा है, हेलो का काम हो रहा है, हेलो का काम हो रहा है। इनको हम हेलो 2 कह देते हैं, हेलो 2 हेलो 2 हेलो 2 सेव। एंड अब इसे करेंगे रिफ्रेश,
तो यहाँ हमने ये नोटिस किया कि जो एरर से पहले का काम था वो सारा का सारा काम तो हो गया, पर जैसे ही हमारे कोड के अंदर एरर आता है वैसे ही हमारा कोड रुक जाता है। तो बाद में जो ऐसा पार्ट था जिसके अंदर कोई एरर नहीं था वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर हमारी वेबसाइट के अंदर एरर्स आते हैं तो हमारी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, और एक सिंगल एरर आने की वजह से बाद वाला जितना भी वेबसाइट के ऊपर कोड लिखा होता है, काम लिखा होता है जावास्क्रिप्ट की फाइल में, उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर हम ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं जिसमें कोई एरर आ जाए और हमारी पूरी वेबसाइट क्रैश कर जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं अपने ट्राई एंड कैच का। तो ट्राई एंड कैच एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें ट्राई स्टेटमेंट का काम होता है किसी भी कोड को टेस्ट करना कि उसके अंदर एरर तो नहीं आ जाएगा जब वो कोड रन करेगा, क्योंकि ये console.log में हमें जावास्क्रिप्ट नहीं बताएगा कि इसमें एरर आएगा या नहीं, ये तो हमें रन टाइम के टाइम पर ही पता चलेगा। मतलब जब हम कोड रन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट में एरर आएगा या नहीं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को ट्राई करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए हम ट्राई ब्लॉक को यूज करते हैं, और जब हम किसी एरर को कैच कर लेते हैं, किसी एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं, तो जब हमें कोई कुछ प्रिंट करवाना होता है या कुछ काम करना होता है तो उसके लिए हम अपनी कैच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ट्राई स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, एंड द कैच स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आ जाता है तो फिर कैच के अंदर जो भी होता है वो काम परफॉर्म होगा, और अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर नहीं आता तो फिर हमारा कोड नॉर्मली जैसे रन कर रहा था वैसे ही रन करता रहेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें नहीं पता कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एरर आएगा या नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को अपने एक ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। हम लिखते हैं अपना कीवर्ड ट्राई एंड उसके बाद अपने पेरेंथेसिस, और फिर इस ब्लॉक के अंदर हम उस कोड को डालते हैं जिस पे हमें शक होता है। जिस कोड पे शक होता है उसको हम ट्राई करते हैं। बेसिकली जैसे कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस में ट्रायल होता है। ट्रायल इज बेसिकली ट्राइंग समबडी, कि उसको टेस्ट करना कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गिल्टी है, नहीं है गिल्टी। तो वैसा ही कुछ हम अपनी स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं कि हमें इस पे शक हो रहा है कि इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा, तो हम इसे ट्रायल पे डाल रहे हैं। तो इसीलिए ट्राई स्टेटमेंट के अंदर हमने इसे लिख दिया। पर सिर्फ ट्राई स्टेटमेंट लिखना काफी नहीं है। कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिर्फ ट्राई स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर ये आएगा, रिफ्रेश करेंगे, मिसिंग कैच और फाइनली आफ्टर ट्राई। तो फाइनली क्या होता है, इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है मिसिंग कैच पे। तो हमेशा ट्राई स्टेटमेंट के साथ एक कैच स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हम यहाँ लिख सकते हैं अपना कैच स्टेटमेंट, चाहे तो इस कैच को नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, पर इस तरीके से सिंटैक्स सही रहता है, इफ एल्स जैसा सिंटैक्स हो जाता है। तो हम लिखते हैं फिर अपनी कैच स्टेटमेंट। ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहां पर प्रिंट करवा सकते हैं कॉट एन एरर। क्या एरर कैच किया है हमने, ए इज नॉट डिफाइंड। अब इस केस में जब हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारा पूरा कोड रन करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये हुआ कि हेलो हेलो तो प्रिंट हो गया, उसके बाद इसने ट्राई किया कि ए को प्रिंट करवा दो, पर क्योंकि ए में एरर आ गया तो कैच ने क्या किया, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया, और फिर हमारा बाकी का कोड वैसे के वैसे एग्जीक्यूट हो गया। तो ये कैच की स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, फिर बाकी का कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गया। यहीं पर अगर हम क्या करते, यहीं पर अगर हम लेट्स सपोज एक वेरिएबल ए क्रिएट ही कर देते तो उस केस में क्या होता, रिफ्रेश करते, उस केस में नॉर्मली हमारे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती। अब क्योंकि ट्राई ने कभी कोई एरर थ्रो ही नहीं किया, ट्राई क्या करता है, एरर को थ्रो करता है, तो एरर कोई थ्रो ही नहीं किया तो कैच उस एरर को कैच ही नहीं कर पाएगा। तो ट्राई बेसिकली क्या करता है, एरर फेंकता है, कैच उसको कैच करता है, और फिर हम उस एरर के साथ कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। और एरर को कैच करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं ई। तो इस तरीके से कैच को हम एक फंक्शन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसमें ये ई क्या है, ये हमारा एरर है। इसे हम ERR भी लिख सकते हैं, एरर भी लिख सकते हैं, और हम इस एरर को एक्चुअली प्रिंट भी करवा सकते हैं। console.log जो भी हमारा एरर आया है उसे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसे कर लिया सेव, रिफ्रेश। अभी क्योंकि कैच के अंदर कोई एरर ही नहीं आया तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब हम इसलिए कर देते हैं कमेंट आउट, तो अब हमारे पास एरर आएगा। क्या एरर आया, रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो चीज़ है ये रेड में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये प्रिंट हुई है, लॉग हुई है, कोई एक्चुअल एरर थ्रो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम ट्राई एंड कैच को उन केसेस में यूज करते हैं जहां पर हमें शक होता है कि इस चीज के अंदर कोई एरर तो नहीं आ जाएगा। कुछ भी एरर हो सकता है हम एक ऐसा वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हो सकता है हम किसी ऐसे वेरिएबल या फिर किसी ऐसे एरे या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या ऐसे वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं जिसको हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस तरीके के कई सारे एरर्स हो सकते हैं। तो उन एरर्स को ट्राई करने के लिए एंड फिर उनके ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम अपनी ट्राई कैच पेयर को यूज करते हैं।
हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में। अब मिसलेनियस टॉपिक्स कहने का मतलब है कि अब हम जावास्क्रिप्ट के ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने आप में स्टैंड अलोन बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, हम छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट कंबाइनिंग जावास्क्रिप्ट विद HTML एंड CSS। यानी ये जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम डॉम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे एक वेबसाइट के अंदर चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उससे पहले इन मिसलेनियस टॉपिक्स को हम खत्म करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे ये है हमारे एरो फंक्शंस। अब एरो फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को डिफाइन करने का एक और लॉजिक होता है जो नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा सा छोटा यानी कॉम्पैक्ट लॉजिक होता है। जब भी हम एरो फंक्शन की फॉर्म में अपने फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो उससे हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो सिंटैक्स में थोड़े से छोटे होते हैं और हमारी कम लाइनें ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी एरो फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं अपना कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं और उसका हम नाम लिख सकते हैं। अब एरो फंक्शन स्टैंड अलोन फंक्शंस नहीं होते, यानी इन फंक्शंस को हम अलग से, जैसे नॉर्मल अगर हमें कोई सम के लिए फंक्शन लिखना है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन एंड फिर हम लिख सकते हैं उसका नाम एंड उसके बाद इस तरीके से हम एक नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे एरो फंक्शन इस तरीके से अलग से नहीं लिखे जा सकते। हमारे एरो फंक्शंस को यूजुअली हम एक वैल्यू की तरह यूज करते हैं। वैल्यू कैसे? ये हमारा एक एरो फंक्शन है जिसको हम असाइन कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को। तो यहां पर एरो फंक्शन क्या बन गए? वेरिएबल की वैल्यू बन गई। या फिर हम एरो फंक्शंस को यूज कर सकते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस के अंदर एज अ पैरामीटर पास करने के लिए। जब हाई ऑर्डर फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट में दूसरे फंक्शन को लेते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो जो पैरामीटर होता है, उसे हम कॉल बैक कहते हैं। यानी हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक की वैल्यू लेते हैं। कॉल बैक क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट या एक पैरामीटर की तरह पास होता है। तो जो हमारे एरो फंक्शंस होते हैं इनको जनरली हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं या फिर कॉल बैक्स की तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो एक कांस्टेंट वेरिएबल है और राइट साइड में हमने सिंटैक्स की बात की है। एरो फंक्शन को लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सिर्फ पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर हम अपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है सम नाम से तो हमने राइट साइड में सिर्फ उसके आर्ग्यूमेंट्स लिखे। हम ना कोई फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, ना हम कुछ और लिखते हैं, ना हम कोई फंक्शन का नाम लिखते हैं, क्योंकि ये नेमलेस फंक्शंस होते हैं। एरो फंक्शंस नेमलेस फंक्शन होते हैं, इनके अंदर फंक्शन कीवर्ड भी नहीं होता। डायरेक्टली हम अपने आर्ग्यूमेंट्स के नाम लिखते हैं, फिर हम लगाते हैं एरो। अब ये एरो हम कैसे लगाते हैं? हम लिखते हैं इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन का साइन। इन दोनों साइंस को जब एक साथ लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन। तो यहीं से इनका नाम पड़ा है। हम ये एरो वाला सिंबल लगाते हैं और फिर अपने फंक्शन का मीनिंग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे मीनिंग? अपने कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर हम अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एरो फंक्शन बनाया है। एरो फंक्शन बनाने के लिए हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, ए और बी, फिर हमने बनाया है एरो और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने अपने फंक्शन का रोल लिख दिया है, उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दिया और फिर इस पूरे एरो फंक्शन को हमने असाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है सम। इस एरो फंक्शन से क्या होगा? नॉर्मली जैसे हम फंक्शन को कॉल करते आए थे वैसे ही हम सम को कॉल कर सकते हैं टू ऐड आर टू नंबर्स। यानी इस तरीके से ही हम अपने सम फंक्शन को कॉल करेंगे, बट उसकी जो वैल्यू डिफाइन की जा रही है, उसका जो तरीका है, उसका जो सिंटैक्स है वो और कॉम्पैक्ट हो गया, यानी और छोटा हो गया। अब हम एक एरो फंक्शन डिफाइन करने वाले अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने ऑलरेडी अपना जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारी index.html फाइल है, हमारी app.js फाइल है। अभी ब्राउजर के ऊपर कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा कंसोल विंडो में। हम क्या करने वाले हैं? एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम से और इसके अंदर डिफाइन करेंगे एरो फंक्शन। सबसे पहले पेरेंथेसिस के अंदर हम चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, यानी इस तरीके से हम अपने एरो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। सम के लिए हम दो आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, ए एंड बी, एंड फिर हम console.log करवा देंगे a प्लस बी को। तो इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन बनेगा। अब हम सिंगल लाइन के अंदर भी अपने एरो फंक्शन को लिख सकते हैं, बट जनरली जब हम इस तरीके के कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो हम मल्टीपल लाइंस को प्रेफर कर सकते हैं। यानी एक लाइन के अंदर सिर्फ ओपनिंग ब्रेस होगा एंड लास्ट लाइन के अंदर सिर्फ क्लोजिंग ब्रेस होगा एंड बीच में हमारे जो भी काम कर रहा होगा यानी फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब हम क्या करेंगे? अपने सम को कॉल लगाएंगे टू ऐड टू नंबर्स 2 and 3। तो क्या हुआ? सम एग्जीक्यूट हुआ एंड हमारे पास प्रिंट होकर आ गया 5। साथ में हमारे पास ये अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। हम चाहें तो सिर्फ सम की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो सम के लिए हमारे पास आ जाएगा कि सम क्या है। यहां पर हमें अब एफ वाला साइन नहीं दिखाई देगा,
यानी सम के लिए अब वो f वाला साइन नहीं दिखाई देता क्लासिक। सम क्या है, सम एक्चुअली एक एरो फंक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास एरो फंक्शन आएगा, ना कि एक नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू। तो एरो फंक्शंस थोड़े से सिंटैक्स वाइज, मीनिंग वाइज थोड़े से अलग होते हैं हमारे नॉर्मल फंक्शन से, पर उनका एग्जीक्यूशन का तरीका बिल्कुल सेम होता है। हम चाहे तो और नंबर्स के लिए भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 2 + 35 विच इज इक्वल टू 37। तो एरो फंक्शंस को कॉल करने का तरीका वही सेम रहेगा जैसे हमारे नॉर्मल फंक्शंस का रहेगा, बस इनको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। हम चाहे तो दूसरे फंक्शंस भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया क्यूब। ये क्यूब वेरिएबल क्या करेगा कि ऐसे एरो फंक्शन को स्टोर कराएगा जो किसी भी नंबर के लिए उसका क्यूब कैलकुलेट करके देता है। तो यहां पर हम एक नंबर ले सकते हैं, लेट्स सपोज n हमने लिया एंड एरो लगाया, एंड ये फंक्शन क्या करेगा, अब वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने के लिए किसी भी नंबर का क्यूब होता है a इंटू, या इसे ले लेते हैं n इंटू n, यानी उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब हम कॉल कर सकते हैं क्यूब ऑफ 2 अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो क्यूब ऑफ 2 हो जाएगा हमारे पास 8। हम चाहें तो जब भी हम क्यूब ऑफ 2 के लिए वैल्यू कॉल कर रहे हैं तो उसे हम कहीं पर स्टोर भी करवा सकते हैं। लेट c इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 2, तो c की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 8। उसी तरीके से हम कॉल कर सकते हैं फॉर क्यूब ऑफ 3, दिस इज सपोज टू बी 27। हम कॉल कर सकते हैं क्यूब ऑफ 4, दिस इज सपोज टू बी 64। इस तरीके से एक ऐसा फंक्शन बन गया जो किसी भी नंबर का क्यूब हमें कैलकुलेट करके देता है। एक और हम फंक्शन लिख सकते हैं, लेट्स सपोज वी राइट अ फंक्शन जो एक नंबर को दूसरी नंबर की पावर की तरह कैलकुलेट करता है, यानी a टू द पावर b अगर हमें लिखना है। हम वैसे तो a टू द पावर b इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं a पावर b, बट उसे लिखने की बजाय हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, वील कॉल इट पावर फंक्शन इज इक्वल टू, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आएंगे हमारे a एंड b, एंड ये फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा a टू द पावर b। सेव कर लेते हैं एंड इसे कर सकते हैं रिफ्रेश। एंड पावर फंक्शन में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 टू द पावर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 16, एंड उसी तरीके से मल्टीपल पावर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एरो फंक्शन के बारे में एक दो छोटी सी स्पेशल चीजें हैं। सबसे पहली स्पेशल चीज है कि लेट्स सपोज किसी भी एक एरो फंक्शन के अंदर अगर कोई सिंगल आर्ग्यूमेंट होता है, तो उस केस में, सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट के केस में हमारे जो पेरेंथेसिस हैं ये ऑप्शनल हो जाते हैं, यानी बिना पेरेंथेसिस के भी हमारा एरो फंक्शन रन करेगा। इसे कर लेते हैं सेव। सेव करने से वैसे तो VS कोड ऑटोमेटिकली पेरेंथेसिस ऐड कर रहा है, बट हम चाहें तो ये पेरेंथेसिस हटा भी सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हमने पेरेंथेसिस हटा दिए, इसे कर देते हैं कमेंट आउट, रिफ्रेश, यानी अगर हमने बिना पेरेंथेसिस के अगर अपने क्यूब फंक्शन को लिखा तो भी ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगी, यानी जब हम क्यूब को प्रिंट करवाएंगे तो एक फंक्शन बनेगा जो हमारा एक एरो फंक्शन है। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्यूब ऑफ 3 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 27। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब सिंगल आर्ग्यूमेंट होता है तो बिना पेरेंथेसिस के भी चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा एरो फंक्शन है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, लेट्स सपोज हमारा एक एरो फंक्शन है हेलो इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यानी हमने सिर्फ एक खाली पेरेंथेसिस लगाया एंड इसके अंदर हम console.log कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। इस तरीके का हमारा एरो फंक्शन है। इसे हम कर सकते हैं रिफ्रेश, हम कॉल कर सकते हैं अपने हेलो को, एंड हमारा हेलो वर्ल्ड इंप्लीमेंट हो गया। बट अगर हम चाहें कि यहाँ पर तो एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसे स्किप कर देंगे। ऐसे केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, एरर हमारे पास आ रहा है कि पेरेंथेसिस एक्सपेक्टेड, यानी जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता तब कंपलसरी होता है हमारे लिए पेरेंथेसिस लगाना, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में तो होता है ये कंपलसरी, बट सिंगल आर्ग्यूमेंट के केस में हम अपने पेरेंथेसिस को यहाँ से हटा सकते हैं, वो भी एक वैलिड सिंटैक्स होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरो फंक्शंस के अंदर एक इम्प्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। यानी जब भी हमारे एरो फंक्शन के अंदर कुछ और काम नहीं होता, सिर्फ एक ही काम होता है कि वो कोई एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कराता है। यानी एरो फंक्शन का एक ही काम है कि वो कुछ वैल्यू को रिटर्न करा रहा है, ना ही उस एरो फंक्शन के अंदर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं, ना ही उस एरो फंक्शन के अंदर हम कुछ और कैलकुलेट कर रहे हैं, ना ही कुछ और चीज हो रही है, ना ही वो किसी और दूसरे फंक्शन को कॉल करा रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक काम हो रहा है कि कोई वैल्यू वहां से रिटर्न हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम अपने एरो फंक्शन को और कॉम्पैक्ट और छोटा बना सकते हैं सिंटैक्स वाइज। कैसे बना सकते हैं, अगर एरो फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है तो उस केस में हम रिटर्न कीवर्ड को ही हटा सकते हैं। जैसे ये हमारा एक एरो फंक्शन है जिसकी वैल्यू हम इस कांस्टेंट फंक नाम के अपने वेरिएबल को दे रहे हैं, तो उसमें हम अपने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को वैसे ही डिफाइन करते हैं, हम एरो वाला सिंबल भी वैसे ही लगाते हैं। हम क्या करेंगे, पेरेंथेसिस के अंदर सिंपली अगर कोई वैल्यू लिख देते हैं तो उसका मतलब
मतलब होता है कि यहाँ पर इस वैल्यू को इम्प्लिसिटली रिटर्न किया जाएगा। इम्प्लिसिट रिटर्न का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिटर्न। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये रिटर्न होगी वैल्यू, ये अपने आप ही रिटर्न हो जाएगी। दो कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब अलग से बताना किसी चीज को, इम्प्लिसिट मतलब अंडरस्टूड है, पहले से पता है कि अगर सिंगल वैल्यू यहाँ पर लिखी है तो वो वैल्यू रिटर्न ही होगी। जैसे लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं जो मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर होगा। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स को लेता है, ए और बी। तो ए और बी के लिए अगर हमें इनका मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करना है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो उसमें एरो फंक्शन के अंदर हम सिंपली ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिख सकते हैं। हमने ना ही कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया यहाँ पर, ना ही हमने कोई रिटर्न लिखा, पर ये एरो फंक्शन समझ जाएगा कि यहाँ पर अगर सिंपली ए इंटू बी लिखा है तो उसका मतलब है ए इंटू बी यहाँ से रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आ जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली हमारे पेरेंथेसिस आएंगे, हमारे कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगे। तो ये एक सिंटैक्स वाइज चेंज आ जाता है कि जब हमें और कॉम्पैक्ट बनाना होता है तो रिटर्न स्टेटमेंट के यहाँ पर भी हम अपने पेरेंथेसिस को लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पेरेंथेसिस के अंदर आएगी एंड उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। इसको कहने का बेसिक मतलब ये है कि इतना ही पार्ट हमारे लिए एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट बन जाएगी, हमें अलग से कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसी को जावास्क्रिप्ट एक अकेली स्टेटमेंट की तरह समझेगा। जैसे लेट्स सपोज हम अपना मल्टीप्लाई फंक्शन बनाते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, हम दो पैरामीटर्स ले सकते हैं ए एंड बी एंड बनाएंगे एरो फंक्शन। अब यहां पर अपने पेरेंथेसिस दूसरी तरफ लगाकर हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी एंड स्टेटमेंट। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बड़ा सा जो फंक्शन था वो एक छोटी सी सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस लाइन का मतलब है कि एक एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स है ए एंड बी एंड वो रिटर्न क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी। इसे कर सकते हैं हम रिफ्रेश एंड अगर अब हम कॉल करें मल्टीप्लीकेशन फॉर 2 and 3 तो रिटर्न होकर आएगा हमारे पास 6। दोबारा कॉल करेंगे अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेट्स सपोज 2 and 19 तो हमारे पास रिटर्न होकर आएगा 38। हम अपने एग्जिस्टिंग फंक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे लेट्स सपोज ये हमारा सम फंक्शन था, इसका काम ही था सम ऑफ ए प्लस बी को रिटर्न करवाना। तो यहां हम एक सिंगल लाइन के अंदर इस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं टू दिस स्टेटमेंट। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जहां पर ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। तो ये क्या हुआ, सिंगल लाइन फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अब सम कैलकुलेट करें अगर 4 और 5 का तो हमारे पास सही आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 9। उसी तरीके से हम अपने क्यूब वाले फंक्शन को भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहां से रिकंस्ट्रक्ट करके हम रिटर्न करवा सकते हैं n इंटू एन इंटू एन। तो क्या हुआ, फंक्शन सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया विच इज n इंटू एन इंटू एन। यहाँ पर VS कोड वैसे तो ऑटोमेटिकली हमारे पेरेंथेसिस हटा रहा है। क्यों हटा रहा है, क्योंकि यहाँ से सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है एंड हमने पढ़ा है कि एरो फंक्शंस में सिंगल वैल्यू के केस में हमारे पेरेंथेसिस ऑप्शनल हो जाते हैं, तो इसीलिए उसने ऑटोमेटिकली हटा दिए हैं वो पेरेंथेसिस। बट हम चाहें तो लगाएं तो भी वो एक वैलिड सिंटैक्स होगा। इसे कर सकते हैं हम रिफ्रेश एंड अब अपने क्यूब को कॉल करेंगे फॉर आर नंबर 2 तो हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास छोटे फंक्शंस लिखने के लिए होते हैं जिनका काम बहुत छोटा सा होता है, जैसे सम कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया, पावर कर लिया, तो इस तरीके के फंक्शंस को जनरली हम एरो फंक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारा सिंटैक्स छोटा हो, ताकि हमारा कोड ज्यादा बल्कि ना लगे, कम लाइनों के अंदर हम अपना मैक्सिमम लॉजिक लिख पाएं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दो काफी इंटरेस्टिंग फंक्शंस के बारे में, जिसमें से एक है हमारा सेट टाइम आउट। अब कई बार हमें इस तरीके के फंक्शंस को कॉल करना होता है या इस तरीके का काम करना होता है अपने कोड के अंदर, जिस काम को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे लेट्स सपोज हमने कोई एपीआई कॉल की, ऑल्दो एपीआईज हमने पढ़ी नहीं है, पर एपीआईज को बेसिकली हमने कुछ डेटा मंगवाने के लिए कॉल लगाई और हो सकता है कि एपीआई थोड़ी सी स्लो, डेटा आने में हमें टाइम लगे या कुछ और काम करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे। तो उस केस में अगर हम एक टाइमर सेट करना चाहते हैं कि इतने टाइम के बाद कोई काम हमारा हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ये इनबिल्ट फंक्शन होता है और ये जो फंक्शन होता है ये हमारी विंडो ऑब्जेक्ट का फंक्शन होता है। विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जब हमने दिस की बात की थी। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे मैथ ऑब्जेक्ट हमारी इनबिल्ट होती है वैसे ही ये भी हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, ऑलरेडी डिफाइंड है। अब सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज करने के लिए हम लिखते हैं सेट टाइम आउट एंड इस फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा एक और फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एज एन आर्ग्यूमेंट लिया जाता है सेट टाइम आउट के अंदर एंड इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अपना कॉल बैक कहते हैं। कॉल बैक कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है, एज अ पैरामीटर जाता है। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन आ गया एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट जिसे हम लिखते हैं ये होता है हमारा टाइम आउट। टाइम आउट बेसिकली बताता है कि आप कितने टाइम बाद
इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मतलब लेट्स सपोज हमें कुछ काम 5 सेकंड बाद करवाना है, तो टाइम आउट के अंदर हम 5 सेकंड देंगे और वो जो काम हमें कंप्लीट करवाना है उसे हम एक फंक्शन कॉल बैक की फॉर्म में अपने सेट टाइम आउट को पास कर देंगे। अब ये जो टाइम आउट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये मिली सेकेंड्स में अपना टाइम लेता है। यानी अगर हम इसे 1 सेकेंड पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1000 पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा मिली सेकेंड की टर्म्स में लेता है, तो हमेशा अपनी वैल्यू को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करके उसे भेजना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक स्टेटमेंट लिखी है console.log hi there, और यहाँ लास्ट में भी एक स्टेटमेंट लिखी है वेलकम टू। यहाँ मतलब कुछ रैंडम वर्ड्स हमने यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन लिखा है। ये जो फंक्शन हमने पास किया है, यानी एक कॉल बैक पास किया है, ये हमने पास किया इन द फॉर्म ऑफ एन एरो फंक्शन। तो यहाँ हमने एक एरो फंक्शन डिफाइन किया है जिसके कोई आर्गुमेंट नहीं है, एरो की फॉर्म में डिफाइन किया है। ये क्या काम करता है, कर्ली ब्रेसेस में इसका काम लिख दिया कि ये प्रिंट करवाता है अपना कॉलेज। एंड इसके अंदर क्या टाइम आउट हमने पास किया है, टाइम आउट पास किया है 4000। 4000 का बेसिक मतलब यहाँ पर है 4 सेकेंड्स, यानी ये फंक्शन 4 सेकंड बाद अपना कॉलेज को प्रिंट करवाएगा। तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन काम करता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले तो कुछ रैंडम चीज़ें लिख देते हैं, जैसे console.log, यहाँ हम लिख सकते हैं hi there, एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं console.log welcome to। अब यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि लास्ट में सिर्फ वेलकम टू कौन लिखता है, बट इट विल मेक सेंस व्हेन वी मेक आवर सेट टाइम आउट। हम लिखेंगे अपना सेट टाइम आउट फंक्शन। इस फंक्शन के 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहला हम एक फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड दूसरा यानी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, नाम नहीं फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ऑलरेडी डिफाइन फंक्शन है तो उसे भी पास कर सकते हैं, नहीं तो हम एक एरो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे और अपना 4000 हम पास कर देंगे। 4000 का मतलब है 4 सेकेंड। यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन बनाने वाले हैं जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। इसे डिफाइन कर सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। अब यूजुअली जब हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं तो अगर कर्ली ब्रेसेस हैं तो इसका मतलब है कि हमारे फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल काम या कोई बड़ी सी लाइन लिखने वाले, तो जनरली सिंगल लाइन के अंदर हम बहुत सारा कोड नहीं लिखते। तो जब भी कर्ली ब्रेसेस आएंगे इट विल बी अ गुड रूल ऑफ थंब कि कर्ली ब्रेसेस पर हम एंटर दबा दें, तो इस तरीके से हमारे फंक्शन का सिंटैक्स कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं console.log अपना कॉलेज, इसे कर लेते हैं सेव एंड अब इसे करेंगे हम रिफ्रेश करते ही यहाँ पर प्रिंट हो गया हाई देयर एंड वेलकम टू, एंड एग्जैक्टली 4 सेकंड बाद हमारे पास अपना कॉलेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फंक्शन वेट करेगा 4 सेकंड एंड उसी के बाद अपने कॉल बैक को एग्जीक्यूट कराएगा, उससे पहले नहीं। तो अब सेंस बनाया कि हमने वेलकम टू पहले क्यों लिखा था और हमने अपना कॉलेज बाद में क्यों लिखा था, ताकि ये वेलकम टू अपना कॉलेज एक सिंगल ले में निकल कर आए। अब इससे हमें 2 चीजें पता चली। सबसे पहला तो कि सेट टाइम आउट काम कैसे करता है, दूसरा ये कि सेट टाइम आउट की वजह से हमारी फंक्शन जो है, हमारा प्रोग्राम जो है वो रुक नहीं जाता, उसका एग्जीक्यूशन फ्लो स्टॉप नहीं हो जाता। हमारे जो एग्जीक्यूशन फ्लो है प्रोग्राम का वो चलता रहेगा। मतलब ठीक है सेट टाइम आउट अपने हिसाब से कंप्यूट होता रहेगा, पर उसके बाद वाले जो काम है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर हम मल्टीपल टाइम्स अपने इस वेलकम टू को प्रिंट करवाते, लेट्स सपोज हमने इसे 5 बार प्रिंट करवाया होता, अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट, तो ये सारे के सारे प्रिंट होते हैं एंड उसके 4 सेकंड बाद दोबारा हमारा सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होता। मतलब सेट टाइम आउट की वजह से हमारा प्रोग्राम रुक नहीं जाता, सेट टाइम आउट अलग से एग्जीक्यूट होता रहता है और हमारे प्रोग्राम के अंदर जो सेट टाइम आउट के बाद में भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली साथ के साथ एग्जीक्यूट होती रहती हैं। तो सेट टाइम आउट को हम यूजुअली API कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ करते हैं, पर वो चीज़ें हम बाद में सीखेंगे जब हम अपने APIs के साथ डील करेंगे, जब हम रिक्वेस्ट सेंड करना या रिसीव करना सीखेंगे। अभी के लिए सेट टाइम आउट का हमने मतलब समझ लिया है जिसे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेट टाइम आउट जैसा एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है सेट इंटरवल। अब ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये भी सेट टाइम आउट की तरह 2 ही आर्गुमेंट्स लेता है। पहला होता है हमारा कोई फंक्शन कॉल बैक एंड दूसरा होता है इसके अंदर एक टाइम आउट कि कितने टाइम तक ये रुकेगा। इसे हम टाइम आउट कह सकते हैं या इसे हम अपना इंटरवल कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज इनपुट होगी दैट विल बी आवर टाइम, एंड ये किस फॉर्म में लेगा, ये भी हमारा मिली सेकेंड्स की फॉर्म में इनपुट लेगा। अब यहाँ पर सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट पे एक डिफरेंस होता है। सेट टाइम आउट क्या करेगा, जो भी हमने टाइम उसके अंदर पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट उतने टाइम तक रुकेगा एंड उसके बाद जाकर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। पर सेट इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल उतने ही टाइम रुकता है, उसके बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है,
उसके बाद दोबारा से उतने ही टाइम रुकता है, दोबारा से फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा से उतने ही टाइम रुकेगा एंड दोबारा से फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब सेट इंटरवल उतने ही इंटरवल्स के बाद बार बार उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। एक बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए यहां पर अगर हमने सेट इंटरवल लिख दिया, उसके बाद हमने कॉल बैक में अपना एक एरो फंक्शन पास कर दिया जो अपना कॉलेज प्रिंट करवाता है, और यहां पर हमने टाइमर में दे दिया 2000 यानी 2 सेकेंड्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हर 2 सेकंड बाद अपना कॉलेज को प्रिंट करवाएगा, हर 2 सेकंड बाद अपना कॉलेज को प्रिंट करवाएगा। एक बार इसे भी चेक करते हैं कैसे होता है ये। हम क्या करेंगे, यहां पर सेट टाइम आउट को कर देते हैं थोड़ा सा कमेंट आउट, एंड इसे नीचे कर लिया हमने कॉपी, एंड सेट टाइम आउट की जगह हम लिखने वाले हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के अंदर क्या होगा, सेम हमने कॉल बैक पास किया है, इस बार टाइम को थोड़ा कम कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब हम नोटिस करेंगे हर 2 सेकंड बाद स्क्रीन के ऊपर अपना कॉलेज प्रिंट होगा। दोबारा से 2 सेकंड बाद, दोबारा से 2 सेकंड बाद 3 काउंट हो गया, 2 सेकंड बाद 4 काउंट हो गया, 2 सेकंड बाद 5 काउंट हो गया, 2 सेकंड बाद 6 काउंट हो गया, एंड इस तरीके से। अब ऐसे तो इनडेफिनेटली हमारा फंक्शन क्या करेगा, रन करता रहेगा। मतलब बार बार जो भी सेट इंटरवल है ये रन करता रहेगा। तो इसको स्टॉप कैसे किया जाए? अब इसको स्टॉप करने का एक तरीका होता है, जो भी हमारे सेट इंटरवल फंक्शन होता है उसकी जो हम कॉल लगाते हैं, यानी ये क्या किया, सेट इंटरवल की हमने कॉल लगाई है। हर एक कॉल की अपनी एक इंडिविजुअल आईडी होती है। यानी अगर हम एक सेट इंटरवल फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने इसी तरीके से सेट इंटरवल फंक्शन अपना बनाया, तो हम उस फंक्शन के लिए अपनी एक आईडी है जिसको स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने सेट इंटरवल फंक्शन के लिए उसकी आईडी। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, सेट इंटरवल फंक्शन की हमारी जो आईडी है यानी 1 वो हमारे पास आ गई। अगर हम इसके बाद एक और कोई सेट इंटरवल फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। लेट्स सपोज ये जो सेट इंटरवल है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता है, और कब प्रिंट करवाता है, ये वाला सेट इंटरवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता है हर 3 सेकंड्स में। और इसकी एक और आईडी होगी हमारे पास ID2, एंड हम इस ID2 को भी प्रिंट करवाएंगे। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो सेट इंटरवल की फर्स्ट वाले की आईडी है 1, सेकंड वाले की आईडी है 2। तो इस तरीके से जितने भी हमारे सेट इंटरवल्स होंगे हर किसी की इंडिविजुअल आईडी होगी। तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से प्रिंट करवा रहे हैं, एक 2 सेकंड पे प्रिंट करवा रहा है, एक 3 सेकंड पे प्रिंट करवा रहा है। तो इस तरीके से ये प्रिंट करवाते रहेंगे। अब हमें जिसे भी स्टॉप करना है, लेट्स सपोज हमें इस फर्स्ट सेट इंटरवल को स्टॉप करना है, तो हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, यानी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्लियर इंटरवल। हम लिख सकते हैं क्लियर इंटरवल एंड उसके अंदर आईडी पास कर देंगे। तो जिस भी फंक्शन की हमने आईडी पास की वो फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो अब हम नोटिस करेंगे कि अपना कॉलेज जो है प्रिंट होना बंद हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। और यहीं पर अगर हम सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल कर दे फॉर ID2, तो अब दोनों ही प्रिंट होने बंद हो जाएंगे। यानी हम क्या कर सकते हैं, अपने सेट इंटरवल वाले इस फंक्शन की कॉल की आईडी स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमें उसकी फंक्शन को कॉल को क्लियर करवाना हो, यानी सेट इंटरवल को रोकना है, वैसे ही हम कॉल कर सकते हैं क्लियर इंटरवल, एंड उसके बाद हम अपने फंक्शन को रोक पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कि हमारा दिस कीवर्ड एरो फंक्शंस के साथ कैसे काम करता है। अब हमने अभी तो बात की कि जो हमारे एरो फंक्शंस होते हैं एंड जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि एरो फंक्शंस हमारे थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं, उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। और जो भी हमारे ये दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड नॉर्मल फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस के साथ थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। बिहेव करने का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनके लिए जब हम स्कोप की बात करते हैं तो उनका स्कोप डिपेंड करता है कॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि उन्हें कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करवा रही है। तो फंक्शंस के अंदर जो दिस होगा वो दिस हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट से उन फंक्शंस को कॉल किया गया है। जबकि एरो फंक्शंस के दिस का थोड़ा सा लेक्सिकल स्कोप होता है। लेक्सिकल स्कोप को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक्सिकल स्कोप होता है जब हमारे पास नेस्टेड फंक्शंस होते हैं। तो लेक्सिकल स्कोप का मतलब है कि पेरेंट का क्या स्कोप है। तो एरो फंक्शंस हमेशा क्या देखते हैं, एरो फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस की तरह ये नहीं देखते कि हमें किसने कॉल किया है। एरो फंक्शंस देखते हैं कि हमारे पेरेंट को किसने कॉल किया है। मतलब पेरेंट का जो भी स्कोप होगा, पेरेंट को जिस भी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया होगा, अगर पेरेंट कोई फंक्शन है या पेरेंट नॉर्मली हमारे स्कोप एक ग्लोबल स्कोप के अंदर आ रहे होंगे, तो एरो फंक्शन का स्कोप भी ग्लोबल होगा। मतलब एरो फंक्शन के लिए स्कोप वही होगा जो हमारे पेरेंट का स्कोप होगा।
तो ये एक डिफरेंस आ जाता है और ये मेजर डिफरेंस होता है दिस में। इसीलिए कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट का जो दिस होता है वो बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत ही उसको यूज़ कर पाना अलग अलग सिनेरियोज में काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए। इसीलिए दिस के मल्टीपल केसेस को हमें थोड़ा सा याद करके रखना होता है। तो इसको प्लीज़ आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि फंक्शंस के लिए स्कोप होता है कि उन्हें कौन कॉल कर रहा है वो उनके खुद पर ही डिपेंड करता है, जबकि एरो फंक्शंस के लिए लेक्सिकल स्कोप यूज होता है, यानी उनके पेरेंट को जिसने कॉल किया है, पेरेंट का जो भी स्कोप है वही एरो फंक्शंस इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट करना यानी ले लेना अपने पेरेंट से। तो अब इसको हम एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में एरो फंक्शंस का लेक्सिकल स्कोप होना एक बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, कुछ कुछ केस में वो एक अच्छी बात होती है। दोनों केसेस को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट के लिए हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक नेम लिखा, नेम के लिए हमने लिख लिया अमन। उसके बाद हमने मार्क्स लिख दिए, मार्क्स के लिए हमने लिख दिया 95। एंड स्टूडेंट के लिए हम एक नई प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं जिसके अंदर वैल्यू होगी दिस, यानी इस प्रॉपर्टी के अंदर की वैल्यू है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के अंदर ही हमने अपने दिस कीवर्ड को लिख दिया है। तो इसे कर लेते हैं रिफ्रेश, हम अपने स्टूडेंट को करवाएंगे प्रिंट। तो ये हमारा स्टूडेंट है एंड क्लियरली पता चल रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए इसका दिस क्या है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए अभी इसका दिस है हमारी विंडो ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये हमारी नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी स्कोप, कोई भी वेरिएबल क्या होता है, अगर लेट्स सपोज ये कोई नॉर्मल वेरिएबल होता, जैसे लेट्स सपोज हम लिखते हैं कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 5, तो ये a का क्या स्कोप होता है, इस a का स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप। उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट का अभी क्या स्कोप है, इस ऑब्जेक्ट का अभी स्कोप है ग्लोबल स्कोप। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो दिस है वो ये ऑब्जेक्ट खुद नहीं है, उसका स्कोप में क्या है, उसके स्कोप में हमारी विंडो ऑब्जेक्ट। तो आई होप इतनी सी चीज हमें क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपने एरो फंक्शन की। इस ऑब्जेक्ट के लिए हम दो फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन के अंदर हम नॉर्मल अपना सिंटैक्स लिखने वाले हैं, एक फंक्शन के अंदर हम अपने एरो फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हम एक अपना फंक्शन बनाते हैं गेट नेम। तो गेट नेम क्या करेगा, गेट नेम, या इसे हम नॉर्मली लिख लेते हैं गेट नेम। उसके अंदर हम अपना एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन के लिए हम रिटर्न करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम, यानी यहां पर हम रिटर्न करेंगे दिस डॉट नेम को। अब हमें पता है कि इस गेट नेम फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या है, दिस की वैल्यू है कॉलिंग ऑब्जेक्ट। और इस गेट नेम फंक्शन को कॉल कौन करेगा, कॉल करेगा स्टूडेंट। तो मतलब गेट नेम के अंदर दिस क्या होगा, गेट नेम के अंदर दिस होगा स्टूडेंट, और हम स्टूडेंट के नाम को प्रिंट करवा रहे हैं, उसे रिटर्न कर रहे हैं। इसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ये वाली चीज हटा लेते हैं। इसे करते हैं रिफ्रेश, अपने स्टूडेंट को प्रिंट करवाएंगे। अब स्टूडेंट के लिए हम कर सकते हैं डॉट गेट नेम। स्टूडेंट के लिए गेट नेम करेंगे तो हमारे पास सक्सेसफुली हमारा नाम वापस रिटर्न होकर आ जाएगा, जिसमें प्रिंट हो जाएगा अमन। अब यहां पर हम अपने दिस को भी प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कंसोल डॉट लॉग अगर हम प्रिंट करवा दें दिस को, सेव रिफ्रेश। अब अगर हम कॉल करते हैं गेट नेम तो पहले तो हमारा दिस प्रिंट होगा। ये दिस क्या है, ये दिस है हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जर्व करें, सो दिस इज आवर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए उसका दिस था ग्लोबल स्कोप, तो विंडो ऑब्जेक्ट। लेकिन फंक्शन के लिए कौन होता है दिस, फंक्शन के लिए कॉलिंग ऑब्जेक्ट होती है। तो इसे कॉल कौन कर रहा है, स्टूडेंट वाली ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए दिस क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वाली ऑब्जेक्ट, एंड उसी का ही नाम प्रिंट करवा देगा। पर यही सेम तरीके से अगर हम एक और फंक्शन बनाए गेट मार्क्स, गेट मार्क्स के अंदर इस बार नॉर्मल फंक्शन की जगह हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन बनाएंगे। तो एरो फंक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एरो वाला अपना सिंटैक्स यूज करना है और इसके अंदर यही दो काम करेंगे। हम यहां पर प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले अपना दिस एंड उसके बाद रिटर्न करेंगे दिस डॉट मार्क्स। सिंपली हमने वही चीज की है, बस उसका हमने थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है। नॉर्मल फंक्शन की जगह हमने एक एरो फंक्शन को यूज कर दिया है। अब इसे कर देते हैं सेव रिफ्रेश। इस बार स्टूडेंट डॉट गेट नेम को कॉल कर रहे हैं, नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड अब कॉल करने वाले हैं स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स को। इसे जैसे ही हमने कॉल किया, कैपिटल M कर लेते हैं, वैसे ही क्या हुआ, हमारे पास दिस में प्रिंट हुई है विंडो ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड में हमने जब दिस डॉट मार्क्स प्रिंट करवाया तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आया। इसका रीजन ये है कि जब भी हम एरो फंक्शंस को कॉल लगाते हैं तो एरो फंक्शंस के लिए दिस क्या होता है, एरो फंक्शंस के लिए दिस उसकी कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं होती जैसे नॉर्मल फंक्शन के लिए होता है। एरो फंक्शन के लिए दिस का मतलब होगा पेरेंट स्कोप। पेरेंट स्कोप मतलब जो पेरेंट का स्कोप है, और इस फंक्शन के लिए कौन सा स्कोप है, इस फंक्शन के लिए पेरेंट क्या है, इस फंक्शन के लिए पेरेंट है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट का स्कोप है ग्लोबल। इसे हम थोड़ा सा लिखकर एक बार देखते हैं। यानी हमने अभी क्या किया है, हमने अभी दो फंक्शंस बनाए हैं, एक है मेरा नॉर्मल फंक्शन, एक है मेरा एरो फंक्शन।
अब हमने नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने के लिए लिखा ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, यानी हमने लिखा स्टूडेंट डॉट गेट नेम। तो नॉर्मल फंक्शन के लिए दिस क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन के लिए दिस होता है उसी की ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए नॉर्मल फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू हो गई स्टूडेंट के इक्वल। एंड वहीं पर जब एरो फंक्शन की बात करते हैं तो एरो फंक्शन ने क्या किया, एरो फंक्शन को ऑल्दो कॉल हम वैसे ही करते हैं, कॉल हम इसे करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन की फॉर्म में, बट एरो फंक्शन के लिए जो दिस की वैल्यू है, एरो फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू है पेरेंट का स्कोप। पेरेंट कौन है, पेरेंट है ऑब्जेक्ट, जो कॉल करता है उसे हम पेरेंट कह देते हैं। तो पेरेंट के लिए दिस कौन था, पेरेंट के लिए दिस था विंडो, तो हमारे एरो फंक्शन के लिए भी हमारा जो दिस होगा वो विंडो हो जाएगा। जबकि यहां पर हमें जो कॉल करता है नॉर्मल फंक्शन में वही हमारा दिस होता है, लेकिन एरो फंक्शन के कॉल में जो कॉल करता है उसका दिस हमारा दिस होता है। तो ये क्या हुआ, लेक्सिकल स्कोप हुआ। इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम नेस्टेड फॉर्म्स में देख पाते हैं, नेस्टेड फंक्शंस की फॉर्म में देख पाते हैं। यही सेम चीज हमने नॉर्मल एरो फंक्शंस की फॉर्म में देख ली। एरो फंक्शन क्या करते हैं, अपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट को अपना दिस नहीं बनाते, अपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट के दिस को अपना दिस बनाते हैं। इसीलिए यहां पर जो दिस प्रिंट हुआ है, बहुत बार दिस बोल दिया, ये क्या है, ये हमारी विंडो है। तो पेरेंट का स्कोप क्या था, हमारी विंडो ऑब्जेक्ट थी, यानी ग्लोबल स्कोप। तो हमारे एरो फंक्शन के लिए भी हमारा जो स्कोप आ गया ये हमारा ग्लोबल स्कोप आ गया। इसीलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि दिस डॉट मार्क्स का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट के लिए मार्क्स वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है, मार्क्स वेरिएबल तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से अपने एरो फंक्शन को यूज करते हैं तो ये तो एक खराब तरीका एरो फंक्शंस को यूज करने का, क्योंकि हमारे एरो फंक्शन के अंदर हम अपने स्टूडेंट के मार्क्स को, बाकी डिटेल्स को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। पर एरो फंक्शन के अंदर जो दिस की अलग वैल्यू होती है उसके कुछ फायदे भी होते हैं। अब इसके फायदे तब होते हैं जब हम विंडो ऑब्जेक्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम सेट टाइम आउट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतने पार्ट को, इनफैक्ट इसे हम वैसे का वैसा रख सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, दो फंक्शंस बनाएंगे। एक फंक्शन का नाम लिखते हैं हम गेट इन्फॉर्मेशन, ये है गेट इन्फो 1 वाला फंक्शन, एंड इसके अलावा हम एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं गेट इन्फो 2। अब फर्स्ट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को नॉर्मली इंप्लीमेंट करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन के अंदर हम अपना फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से, एंड इस फंक्शन के अंदर हम अपना सेट टाइम आउट कॉल करेंगे। तो लेट्स सपोज हम लिखते हैं सेट टाइम आउट, एंड इसके लिए हम सबसे पहले तो अपना कॉल बैक डिफाइन करते हैं। तो हमारा कॉल बैक कुछ नहीं करता, सिर्फ प्रिंट करवाता है console.log अपना कॉलेज, एंड कब प्रिंट करवाता है, हर 2 सेकंड में प्रिंट करवाता है। 2000 हमने कर दिया, एंड इस तरीके से ये हमारा एरो फंक्शन यूज हुआ है, बट वो सेट टाइम आउट के अंदर यूज हुआ है। एंड यहीं पर हम इसी सेम तरीके का सिंटैक्स अपने गेट इन्फो 2 के अंदर लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया, पर यहाँ पर एक चेंज करेंगे, कॉल बैक के अंदर एरो फंक्शन पास नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर हमने एरो फंक्शन को पास किया, पर यहाँ पर एरो फंक्शन को पास नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक नॉर्मल फंक्शन को पास करेंगे। लेट्स सपोज हमने नॉर्मल फंक्शन पास किया कुछ इस तरीके से, हमें वैसे सिंटैक्स वाइज कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके से हमारा नॉर्मल फंक्शन पास हो गया। अब ये तो है गेट इन्फो 1, ये है हमारा गेट इन्फो 2। अब गेट इन्फो 1 गेट इन्फो 2 में अपना कॉलेज प्रिंट करवाने की बजाय यहाँ पर हम दिस को प्रिंट करवाने वाले हैं कि गेट इन्फो 1 और गेट इन्फो 2 के अंदर दिस एक्चुअली होगा क्या। पहले हम उस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि वो आंसर हमारे पास आया कैसे। एक बार इसे करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ पर हम पहले तो स्टूडेंट के लिए कॉल करवाएंगे गेट इन्फो 1, गेट इन्फो 1 एग्जीक्यूट करवा लिया। गेट इन्फो 1 के लिए हमारे पास 2 सेकंड बाद प्रिंट होकर आई हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और गेट इन्फो 2 के लिए 2 सेकंड बाद प्रिंट होकर आई हमारी विंडो ऑब्जेक्ट। यानी दोनों के दोनों फंक्शंस में, इस फंक्शन में ये जो दिस की वैल्यू है, दिस इज माय स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड इस फंक्शन में ये जो दिस की वैल्यू है, दिस इज माय विंडो ऑब्जेक्ट। ये चेंज हमारे पास आया क्यों, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज क्यों आई, तो एक बार उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, यानी गेट इन्फो 1 की। गेट इन्फो 1 के अंदर जो हमारे ये एरो फंक्शन है, इसी एरो फंक्शन के अंदर हम अपने दिस को प्रिंट करवा रहे हैं। एरो फंक्शन इतना है जितना हाईलाइटेड एरिया है, इसके अंदर हम अपने दिस को प्रिंट करवा रहे हैं। अब एरो फंक्शन के लिए दिस कौन होता है, एरो फंक्शन के लिए दिस होता है उसके पेरेंट का दिस, और एरो फंक्शन के लिए पेरेंट कौन है, अभी एरो फंक्शन के लिए पेरेंट है हमारा फंक्शन। यानी ये जो फंक्शन है, ये एरो फंक्शन इस कॉल बैक के लिए इसका पेरेंट है।
सेट टाइम आउट नहीं है, सेट टाइम आउट के अंदर तो ये एज अ कॉल बैक पास हो रहा है। तो एरो फंक्शन के लिए इसका जो पेरेंट होगा, यानी इसका जो नेस्टेड फंक्शन है, नेस्टेड फंक्शन में आउटर लेवल पर कौन है, हमारे ये वाला फंक्शन है। तो इसके लिए इस पेरेंट का दिस ही इसी का दिस है, और इस फंक्शन का दिस क्या होगा, इस फंक्शन का दिस होगा हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस फंक्शन का दिस भी हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो इस फंक्शन का दिस भी हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर गेटिंफो1 में एरो फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में हमने यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन यूज किया है। अब नॉर्मल फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल फंक्शन के लिए दिस होता है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया है, जिसने इस कॉल बैक के लिए यानी सेट टाइम आउट के लिए कॉल लगाई है। अब सेट टाइम आउट के अंदर ही हमने कॉल बैक को यूज किया है, तो सेट टाइम आउट की कॉल कौन लगाता है, सेट टाइम आउट इनबिल्ट फंक्शन है, यानी अगर हम लिखते हैं विंडो डॉट सेट टाइम आउट तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट का फंक्शन है सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट को कॉल यहां पर कौन लगा रहा है, सेट टाइम आउट को कॉल हमेशा लगाता है विंडो ऑब्जेक्ट। यहां पर भी सेट टाइम आउट को कॉल विंडो ऑब्जेक्ट नहीं लगाई है, यहां पे भी विंडो ऑब्जेक्ट नहीं लगाई है, लेकिन यहां पर क्योंकि एरो फंक्शन है तो वो अपनी कॉल नहीं देखेगा कि मुझे कॉल विंडो ऑब्जेक्ट ने लगाई है सेट टाइम आउट के अंदर, वो पेरेंट के स्कोप को देखेगा। पेरेंट ये वाला फंक्शन है, इसीलिए यहां पर पेरेंट का स्कोप है हमारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसीलिए दिस स्टूडेंट है। जबकि गेटिंफो2 के अंदर हमारा जो कॉल लगाई है सेट टाइम आउट को वो विंडो ऑब्जेक्ट ने लगाई है, तो नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, जिसे उसने कॉल लगाई है उसी को अपना स्कोप मानता है, उसी को अपना दिस मानता है, इसीलिए यहां पर दिस के अंदर प्रिंट हुआ है विंडो। तो ये एक फायदेमंद यूजेज है हमारे दिस का कि जब भी हम सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इस तरीके के इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं अपनी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहां पर हम अपने एरो फंक्शन को अगर कॉल बैक में यूज करते हैं तो वहां पर हम सही दिस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम अब दिस डॉट समथिंग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दिस के फायदे भी होते हैं, दिस के नुकसान भी होते हैं व्हेन वी आर कंसिडरिंग एरो फंक्शंस इन आवर कोड। तो आई होप कि ये डिफरेंस हमें समझ में आया होगा। एक ही चीज यहां पर याद रखनी है, ज्यादा डिटेल अगर आपको याद नहीं रखनी तो एक चीज याद रखनी है कि नॉर्मल फंक्शन के लिए दिस होता है जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल लगा रही है, और हमारे एरो फंक्शन के लिए दिस होता है हमारे पेरेंट को कॉल लगाने वाली ऑब्जेक्ट, यानी लेक्सिकल स्कोप चलता है वहां पर, नॉर्मल फंक्शन स्कोप वहां पर नहीं चलता है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर दो प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट एन एरो फंक्शन दैट रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर n, यानी एक एरो फंक्शन लिखना है जो किसी भी नंबर n के लिए उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो उसके लिए सिंपली हम लिख सकते हैं, एरो फंक्शन लिखने के लिए हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट आएगा n, एंड फिर हम लिख सकते हैं अपना एरो, एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं इस तरीके से अपने कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ हम लिख सकते हैं रिटर्न n मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये होता है हमारा स्क्वायर। इस फंक्शन को अगर हमें और छोटा करना है तो और छोटा करने के लिए हम सिंपली n लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, और यहाँ पर क्योंकि हमें एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करनी है तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n। तो उस तरीके से क्या होगा, हमारा फंक्शन और छोटे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगा। तो एक बार इसे लिखते हैं, हम लिखेंगे कॉन्स्ट, इसे बना लेते हैं अपना स्क्वायर फंक्शन इज इक्वल टू, इसके अंदर सिंगल पैरामीटर आएगा विच इज आर n, फिर हमारा एरो फंक्शन, एंड ये फंक्शन रिटर्न करता है n मल्टीप्लाइड बाय n को। इसे कर लेते हैं सेव। सेव करने से ऑटोमेटिकली हमारे जो पेरेंथेसिस हैं वो हट रहे हैं। यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4 को, सेव, रिफ्रेश। तो इसे कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आर स्क्वायर फंक्शन, सेव एंड रिफ्रेश। यहीं पे दोबारा से हम कंसोल या स्क्वायर को कॉल लगा सकते हैं फॉर आर नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। उसी तरीके से हम किसी बड़े नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवा सकते हैं, 11 का 121। तो इस तरीके से हम स्क्वायर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड इसे और भी कॉम्पैक्ट बनाना हो तो यहाँ पर पेरेंथेसिस को भी हटा सकते हैं क्योंकि सिंगल ही हमारे पास पैरामीटर है। ऑल्दो VS कोड क्या करे, VS कोड के अंदर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है विच इज प्रिटियर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इनबिल्ट जो हमारे कुछ कुछ तरीके होते हैं चीज़ों को लिखने के उनको इंप्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाया जा रहा है क्योंकि वो देखने में ठीक लगता है कोड के अंदर। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एन एक्सटेंशन। ऑल्दो यहाँ पर अगर हम इन पेरेंथेसिस को हटा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल कहता है राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स एट इंटरवल्स ऑफ 2 सेकंड ईच, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है 2 सेकंड के अंदर, हर बार प्रिंट करता रहेगा। कब तक प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो जब भी इंटरवल की बात आ रही है हमें पता है कि हम अपना सेट इंटरवल फंक्शन यूज कर सकते हैं। सेट इंटरवल के अंदर हम एक कॉल बैक पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, या यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
एंड कितने इंटरवल पर, हमेशा 2 सेकंड के इंटरवल यानी 2000 मिली सेकेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा सेट इंटरवल फंक्शन। अब सेट इंटरवल फंक्शन का हमें पता है कि ये फंक्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हम इस फंक्शन को कब रोकना चाहते हैं? हम इस फंक्शन को तब रोकना चाहते हैं जब ये 5 बार प्रिंट करवा दे। एक बार प्रिंट करवाने के लिए सेट इंटरवल को कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड लगते हैं। 2 बार प्रिंट करवाने के लिए 4 सेकंड लगते हैं। 3 बार प्रिंट करवाने के लिए 6 सेकंड लगते हैं। 4 बार प्रिंट करवाने के लिए 8 सेकंड एंड 5 बार प्रिंट करवाने के लिए इस फंक्शन को 10 सेकंड्स लगेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये रुक जाए कितने टाइम बाद? 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड्स बाद। तो हम क्या कर सकते हैं? 10 सेकंड्स वाला एक सेट टाइम आउट फंक्शन और क्रिएट कर सकते हैं जो इस सेट इंटरवल को क्लियर कर देगा, यानी ये इसे क्लियर करने का काम करेगा कितने टाइम बाद? 10 सेकंड्स बाद। इस लॉजिक को एक बार डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। अभी के लिए नॉर्मली सोचते हैं हर 2 सेकंड में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो हमने सेट इंटरवल फंक्शन क्रिएट कर दिया। इसके अंदर सबसे पहले तो एक कॉल बैक पास कर देते हैं जो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, हमारे लिए console.log प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है, कितने इंटरवल में प्रिंट कर रहा है? हर बार 2 सेकंड्स के अंदर प्रिंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेट इंटरवल फंक्शन। अब सेट इंटरवल फंक्शन हमें पता है इनडेफिनेटली चलता रहेगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी आईडी स्टोर करवा सकते हैं, लेट आईडी, और आईडी के अंदर हमने स्टोर करवा ली सेट इंटरवल की आईडी। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? एक और सेट टाइम आउट फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम क्लियर इंटरवल को कॉल लगा देंगे फॉर माई आईडी। और ये कितने टाइम बाद कॉल लगेगी? ये 10 मिली सेकेंड बाद कॉल लगेगी। 10 मिली सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड बाद कॉल लगेगी। तो ये तो फंक्शन हमारा चलता ही रहेगा। ये फंक्शन जब 10 सेकेंड पूरे हो जाएंगे तब कॉल होगा। इसको एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो 2 सेकेंड बाद प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, दोबारा से हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, एंड जैसे ही 5th टाइम हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा अब हमारी कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी। अब फाइनली जो हमारा क्लियर इंटरवल है ये रन कर गया है। अब अगर हमें ये भी पता करना है कि क्लियर इंटरवल रन कर गया है तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं console.log क्लियर इंटरवल रन। तो हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन के प्रिंट होने के बाद ये फंक्शन रन ही नहीं करेगा। इसे कर सकते हैं रिफ्रेश, दोबारा से हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट होगा, सेकेंड टाइम प्रिंट होगा, फिर हमारा 3rd टाइम प्रिंट होगा, फिर 4th टाइम प्रिंट होगा, एंड फाइनली 5th टाइम जैसे ही प्रिंट होगा क्लियर इंटरवल रन कर गया, एंड उसके बाद हमारा हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट टाइम प्रिंट नहीं होने वाला। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को एक सेट नंबर ऑफ टाइम्स भी रन कर सकते हैं यूजिंग क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल एंड टाइम आउट।